हेलो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ग्रुप थ्योरी जिसमें आज हम सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट का। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो पढ़ा वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स का पढ़ा और इन्वर्जन सेंटर का। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर प्लेन के लिए पढ़ेंगे। आप जितने भी काइंड्स ऑफ प्लेन हमारे पास होते हैं, प्लेन्स में हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आ जाता है, वर्टिकल प्लेन भी आ जाता है और डायहेड्रल प्लेन भी आ जाता है। तो इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट्स प्लेन एंड वी विल एक्सप्लेन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। प्लेन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस, तीन एक्सिस हैं लाइक दिस, x axis, y axis and z axis. These are the three axes which are mutually perpendicular to each other. तो इस टाइप से तीन एक्सिस हमने कुछ दी हुई है। ये हमारी तीन एक्सिस है, जिसमें से ये वाली जो एक्सिस है, अगर हम इसको इसमें डिनोट करें, इसमें अगर इसको डिनोट करें तो कुछ इस तरह से, यहां से x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस दिखाई दे रही है, ये x एक्सिस है। अगर मैं यहां पे इसको इस तरह से कंसीडर कर रहा हूं तो इस टाइप पर ये वाला जाएगा, दैट वाज x एक्सिस। जो ऊपर की ओर रेड वाली बॉल जा रही है दैट वाज z एक्सिस, और जो सामने की साइड आपके पास आ रही है दैट वाज y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? y है, ये x है और ये वाली z है। तो हमने इस तरह से तीन एक्सिस कंसीडर कर लिया जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो सबसे पहले हम प्लेन अप्लाई करते हैं सिग्मा x है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है मॉलिक्यूल x1 y1 z1, हमारे पास एक्सिस है। सेम अगेन जैसे हमने इन्वर्जन सेंटर में आइडेंटिटी में कंसीडर किया था, वैसे ही कंसीडर कर रहे हैं कि x y z एक्सिस है और इसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, तीनों एक्सिस के, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड z1 है। x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट है। सो अगर मैं इसके ऊपर सिग्मा एक्स वाई अप्लाई करता हूं, इफ वी आर अप्लाइंग सिग्मा एक्स वाई अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? सिग्मा एक्स वाई अप्लाई करते हैं मतलब ऐसा प्लेन हम डालने जा रहे हैं कि ये जो एक्सिस है हमारे पास, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं इसमें? सिग्मा एक्स वाई। तो जब हम इसमें सिग्मा एक्स वाई अप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई कैसे अप्लाई होगा? एक्स वाई वो प्लेन होगा जो कि एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगा, जेड को नहीं करेगा। तो अगर मैं कुछ इस तरह से प्लेन डाल दूं जो कि इस तरह से प्लेन जा रहा हो, मतलब z एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, x y को कट कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ x और y को जो कट करेगा, तो उस समय पर z की इमेज रिफ्लेक्ट होगी। जब प्लेन बीच से जाएगा तो z की इमेज नीचे दिखाई देगी क्योंकि बीच में प्लेन पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम सिग्मा xy प्लेन डालेंगे, सो दैट सिग्मा xy प्लेन डालने पर x और y तो अपनी जगह पे रहेंगे, x और y अपनी जगह पे रहेंगे, बट z की इमेज रिफ्लेक्ट होगी नीचे की साइड आएगी, दैट मींस माइनस का z1 बनेगा। सो इन शॉर्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसा कल लिखा था, x1 है तो y1 z1 नहीं है, तो मैं प्लस 0 करके लिख सकता हूं 1 into x1 प्लस 0 y1 प्लस 0 z1। y1 है बट x1 z1 नहीं है, तो 0 x1 प्लस 1 into y1 प्लस 0 z1। z1 है तो x1 y1 नहीं है, 0 x1 प्लस 0 y1 और माइनस का 1 into z1। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सिग्मा एक्स वाई x1 y1 z1, और यहां से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से x1 इस रो से कॉमन आ जाएगा, y1 इस रो से और z1 इस कॉलम से हमारा कॉमन आ जाएगा। ये कॉलम होते हैं ना, इन कॉलम से कॉमन आ जाएगा। सो दैट जैसे हम x1 y1 z1 कॉमन लेते हैं, x1 y1 z1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 माइनस का 1। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर मैं दोबारा से इसको रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये जैसा था वैसा ही निकल कर आ जाएगा, ये ऐसा ही आ जाएगा। सो दैट यहां पर x1 y1 z1, यहां भी x1 y1 z1, दोनों चीजें मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइड में तो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हमारे पास क्या रह जाएगा? वी गॉट सिग्मा xy इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1। दैट मींस सिग्मा xy प्लेन अगर आप डालते हो तो उसका मैट्रिक्स ये होता है। और अगर इसके लिए मुझे करेक्टर कैलकुलेट करना है कि इसका करेक्टर क्या आएगा, सो द करेक्टर विल बी करेक्टर
सिग्मा एक्स वाई का। तो सिग्मा एक्स वाई का जो करेक्टर आएगा दैट विल बी माइनस, सॉरी कितना आएगा 1 + 1 एंड -1, इट विल बिकम्स 1। तो करेक्टर जो आएगा इसका वो कितना आएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम अप्लाई कर दें सिग्मा एक्स वाई की जगह सिग्मा वाई जेड, नाउ वी आर अप्लाइंग सिग्मा वाई जेड प्लेन। अगर मैं सिग्मा वाई जेड अप्लाई कर दूं तो वाई जेड वो होगा जो कि सेंटर से पास करेगा, मतलब जो सिर्फ y और z को कट करेगा तो x की रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी, तो y और z तो अपनी जगह पे रहेंगे, अब x नेगेटिव आएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका प्लस का, ये प्लस का z1 हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन इमेज जो होगी yz प्लेन में वो x की रिफ्लेक्शन प्लेन होगी। तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि आप जो प्लेन डालोगे वो वाला तो पॉजिटिव रहेगा, जो उसमें नहीं है वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि एक्स जेड हमने जब डाला, एक्स वाई डाला तो x और y पॉजिटिव, z नेगेटिव। yz जब आप डाल रहे हो तो yz तो पॉजिटिव रहेगा बट उसमें x नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट यहां पर सिमिलर वे में हम इसको क्या लिखेंगे -1 हो जाएगा, यहां पर ये प्लस का 1 हो गया। तो ये वाली जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी ये xy की जगह क्या हो जाएगी yz की हो जाएगी, बस उसमें xy से हमने इसको क्या कर दिया yz कर दिया, ये +1 हो गया और ये -1 हो गया। अगेन जब हम करेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो करेक्टर कैलकुलेट करने में तो 1 ही आएगा, कैसे 1 1 और -1 +1 कैंसिल, करेक्टर कितना आया 1। सिमिलरली अगर हम सिग्मा yz को भी हटाकर सिग्मा zx प्लेन ले लें, सिग्मा xy ले लिया yz ले लिया, अब हम इसकी जगह पर क्या ले लेते हैं सिग्मा zx प्लेन ले लेते हैं। तो जब हम zx प्लेन लेंगे तो zx में वो होगा जो सिर्फ z और x एक्सिस को कट करेगा, y की रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी, सो यहां पे y नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां पे x पॉजिटिव z भी पॉजिटिव, अब यहां पे y नेगेटिव हो जाएगा, तो इस रिप्रेजेंटेशन में यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। हम क्या बात कर रहे हैं सिग्मा zx प्लेन की बात कर रहे हैं, सिग्मा zx प्लेन की बात कर रहे हैं, और अगर इसका कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वो कैरेक्टर भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 +1 और -1 कैरेक्टर कितना आएगा 1। तो हम कोई सा भी प्लेन अप्लाई करें, सिग्मा xy डालें, सिग्मा yz डालें या सिग्मा zx डालें, कैरेक्टर हमेशा 1 ही आएगा। बस डिफरेंस ये होगा कि जो प्लेन आप डाल रहे हो zx डाल रहे हो तो zx पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि वो अपनी जगह पे रहेगा, जो दूसरा वाला होगा उसकी रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि हम कोई सा भी अगर प्लेन डाल रहे हैं उसका कैरेक्टर 1 आता है, तो उसका कैरेक्टर कितना आता है 1 निकल कर आता है। सो वी कैन से जो भी आप प्लेन डालोगे कैरेक्टर ऑफ प्लेन इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1, और ये कैरेक्टर जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये सिग्मा h भी हो सकता है, ये सिग्मा v भी हो सकता है और ये सिग्मा d भी हो सकता है। सिग्मा h यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकता है, वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है, डायहेड्रल प्लेन भी हो सकता है, और सभी का कैरेक्टर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि प्लेन कोई सा भी हो कैरेक्टर उसका 1 ही होता है। सो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर रोटेशन, यानी कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हमने पढ़ा उस प्रॉपर एक्सिस में जो रोटेशन होता है ना, एक इमेजिनरी एक्सिस के अलावा हम क्या मानते हैं रोटेशन मान के चलते हैं। तो हम रोटेशन को cn से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं cn एक्सिस से रिप्रेजेंट, यानी कि इसका सिंबल जो है वो cn है। सो कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। x y z एक्सिस है, इन एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, एक a पॉइंट है और एक b पॉइंट है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। यहां बेस जो है x एक्सिस से a का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, और a और b के बीच में जो एंगल है वो थीटा, ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया। अब हम इसमें रोटेशन करते हैं। रोटेशन कुछ इस तरह से हो रहा है कि a वाला जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मूव करने के बाद ये a पॉइंट b पॉइंट पर जाके पहुंच जाता है, जहां पर कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2 और z2, यानी कि x1 y1 z1 वाला कहां पहुंच गया, यहां पर आ गया। उसकी पोजीशन अब चेंज हो गई, वो x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पर चला गया। तो ये हमने क्लॉकवाइज रोटेशन मान लिया। अब देखने वाली बात ये है इसमें कि ये वाला पूरा एंगल अल्फा था, ये बीच वाला एंगल थीटा था। अब ये जब a b पर आ गया तो थीटा एंगल कम हो गया, दैट मींस ये वाला जो एंगल बचा हुआ होगा ये अल्फा माइनस थीटा होगा। ये अल्फा है टोटल, ये थीटा है, तो बीच वाला एंगल जो बचा हुआ नीचे वाला एंगल लेंगे कितना आएगा अल्फा माइनस थीटा। अब हम इसमें थोड़ी सी अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो इन अ ट्रायंगल OAC, ये जो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है OAC, तो OAC में हम
cos अल्फा sin अल्फा की कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कि बेसिकली जब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है। एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और बची हुई साइड जो होगी वो बेस होगी। हमेशा ये चीज फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर कहा जाता है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं cos अल्फा की बात कर रहा हूं तो जो cos थीटा यानी कि cos का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? OC और हाइपोटेनस क्या है? OA। और sin का जो फॉर्मूला होता है sin इज इक्वल टू बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सो sin परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? AC और हाइपोटेनस क्या है? OA। सो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि OC और OA की वैल्यू कितनी है? R। AC और OA की वैल्यू कितनी है? R। तो वी कैन से लाइक दिस कि cos अल्फा इज इक्वल टू OC by R है एंड sin अल्फा इज इक्वल टू AC by R है। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारे cos अल्फा sin अल्फा इन जनरल निकल कर आ गए। OC किस एक्सिस पर प्रेजेंट है? अगर हम यहां से देखें तो x एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं यहां पर यह रोटेशन हम कर रहे हैं और रोटेशन करने के बाद मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाता है यानी कि x1 y1 z1 जो है वो x2 y2 z2 पर जा रहा है। सो इन शॉर्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैं यहां से x2 कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट x2 कोऑर्डिनेट, एक मैं इसका डेरिवेशन पार्ट दे रहा हूं, फिर इसका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा जिसकी एग्जाम में जरूरत है, बट मैं इसका डेरिवेशन पार्ट भी आपको दे रहा हूं कि कैसे करते हैं। सो बेसिकली x2 की जब हम बात करते हैं तो x2 इज इक्वल टू जो हमारा पॉइंट बनता है दैट वाज cos अल्फा माइनस थीटा। cos अल्फा माइनस थीटा बनेगा, क्यों बनेगा? वो इसलिए बनेगा cos अल्फा माइनस थीटा जो अभी हमने देखा था x y z एक्सिस, इसमें जब पॉइंट B पर पहुंचता है x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट बनते हैं तो एंगल कितना रह जाता है? अल्फा माइनस थीटा। तो जब हम x2 कोऑर्डिनेट की बात करें तो उस समय एंगल कितना होगा? अल्फा माइनस थीटा होगा। सो इसीलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया? अल्फा माइनस थीटा लिख दिया कि x2 बराबर कितना होगा? r cos अल्फा माइनस थीटा। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, प्लस sin a sin b होता है। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है यहां पर। सो दैट x2 इज इक्वल टू r, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos अल्फा cos थीटा प्लस sin a sin b, so that sin अल्फा और sin थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? r cos अल्फा cos थीटा प्लस r sin अल्फा sin थीटा। इतना निकल कर हमारा ये आ गया कि r की वैल्यू जो मतलब x2 बराबर हमारा बनेगा वो इतनी वैल्यूज बन जाएगी। सो अभी हमने निकाला था कि x1 बराबर जो हमारा टर्म्स आया था, x1 बराबर है हमारा r cos अल्फा और y1 बराबर होता है r sin अल्फा, r sin अल्फा। जब कोऑर्डिनेट a एक्सिस पर थे, अभी जो हमने एक्सिस बनाए थे तो इस तरह से ये जो एक्सिस बनाए हुए थे इसमें x था, y था और क्या था? z एक्सिस था। और हमने यहां पर कंसीडर किया हुआ था कि एक a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। यहां पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2। ये वाला टोटल एंगल क्या है? अल्फा, और ये वाला एंगल क्या था? थीटा। तो अगर मैं x1 y1 के टर्म में बात करूं तो एंगल क्या था? अल्फा था। जब हम x2 के टर्म में बात करेंगे तो नीचे वाला एंगल क्या हो गया था? अगर मैं टोटल एंगल यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं b वाले का, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? अल्फा माइनस थीटा। क्योंकि अगर टोटल एंगल अल्फा है और हमें सिर्फ नीचे वाला एंगल चाहिए तो थीटा को माइनस कर देंगे। सो दैट यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? मैंने r को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो हम r cos अल्फा की जगह पर r cos अल्फा की जगह पे x1 लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट x2 इज इक्वल टू x1 cos थीटा और r sin अल्फा की जगह पे y1 लिख सकते हैं, सो दैट y1 sin थीटा। तो हमारी जो x2 की वैल्यू बनती है वो ये बन जाती है कि x2 इज इक्वल टू हमारा x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा होगा। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे y2। सिमिलरली y2 बराबर जो होगा r sin अल्फा माइनस थीटा। जैसे हमने cos के टर्म में निकाला है cos अल्फा माइनस थीटा,
सेम एज हम निकालेंगे साइन अल्फा माइनस थीटा, तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं सीधा इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा कि साइन ए माइनस बी अगर हम कैलकुलेट करते हैं दैट वाज साइन ए कॉस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन का कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। सो यहां से जब हम y2 कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बिकम y2 इज इक्वल टू y1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा। सो इस तरह से हमारे टोटल दो रिजल्ट बन जाते हैं, एक x2 के टर्म में x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा और एक y2 के टर्म में y1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा, सॉरी x1, ये x1 होगा, यहां से sin रिप्लेस हो गया और x1 से y1 हो गया और ये y1 से x1 हो गया। सो अब हम देखते हैं जब हम इसमें रोटेशन लगाएंगे कि अगर मैं यहां पे x1 y1 z1 लेता हूं, जो हमने a कोऑर्डिनेट लिए हुए थे, जो a कोऑर्डिनेट हमने लिए हुए थे, इसके ऊपर हम रोटेशन लगाने जा रहे हैं cn z एक्सिस, यानी कि z एक्सिस से इसके ऊपर क्लॉकवाइज रोटेशन लगा रहा हूं। अभी तक हमने आइडेंटिटी अप्लाई करा, इनवर्जन सेंटर अप्लाई करा, प्लेन अप्लाई करा, सिग्मा, अब हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं x1 y1 z1 पर। सो जैसे ही हम z एक्सिस के अलोंग रोटेशन लगाएंगे, ये हमारे एक्सिस थे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो जब हम z एक्सिस के अलोंग रोटेशन लगाएंगे तो z तो अपनी जगह पे रहेगा, मूवमेंट कौन करेगा, x और y मूव करेगा। z अपनी जगह पे रहेगा, मूव कौन करेगा, x, यानी कि x इधर और y इधर हो जाएगा। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में होता है कि वाटर मॉलिक्यूल में अगर मैं सेंटर से यहां एक्सिस डालता हूं, यहां से अगर इमेजिनरी एक्सिस पास आउट करते हैं तो ये हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, लेकिन z एक्सिस तो अपनी जगह पे रहेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अपनी जगह पे रहेगा। तो सेम है, जब आप z एक्सिस से डाल रहे हो तो वो अपनी जगह पे रहेगा। सो हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z मान के चल रहे हैं कि हमने जो रोटेशन लगाया है वो z एक्सिस के अलोंग लगाया है। सो जब हम z एक्सिस के अलोंग इस तरह से रोटेशन लगाएंगे सो क्या होगा, x1 चेंज होकर x2 में जाएगा, y1 चेंज होकर y2 में जाएगा, बट z1 अपनी जगह पे रहेगा, z1 अपनी जगह पे रहेगा। सो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर इसको कुछ इस तरह से, ये जो x2 y2 की वैल्यू हमने निकाली थी वो यहां पे लिख सकते हैं। x2 की जो वैल्यू हमारी निकल कर आई है दैट वाज x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा, z नहीं है इसमें तो प्लस का 0 z1 लिख सकते हैं। y2 की जो वैल्यू निकल कर आई है दैट वाज y1 cos थीटा, x1 वाले को पहले लिखता हूं तो माइनस का x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा, z1 नहीं है इसमें तो 0 z1, नीचे z1 है तो z1 को सेम एज में क्या लिख सकता हूं, 0x1 प्लस 0y1 प्लस 1 into z1, जैसे अभी तक हम करते हैं वैसे लिख लिया। क्या बचा हमारे पास, cn z एक्सिस, x1 y1 z1, इसमें से हम इस पूरे कॉलम से x1, इससे y1, इससे z1 कॉमन ले लेते हैं तो x1 y1 z1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, cos थीटा, यहां पर sin थीटा, यहां पर 0, यहां क्या बचेगा, माइनस का sin थीटा, here will be cos थीटा, here is 0 and 0 0 1, दो सिमिलर चीजें आपस में कैंसिल आउट, यानी कि x1 y1 z1 से x1 y1 z1 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, cn z एक्सिस के अराउंड जो मैट्रिक्स बचेगी दैट वाज cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 1। तो ये हमारी रोटेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है कि जब हम रोटेशन एक्सिस निकालेंगे तो उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा। और अगर मुझे इसका करेक्टर लिखना है तो इसका करेक्टर कैसे लिखा जाएगा, इफ यू वांट टू राइट द करेक्टर, अगर हमको इसका करेक्टर लिखना है तो करेक्टर किसका लिख रहे हैं, cn z एक्सिस का हम करेक्टर लिखने जा रहे हैं। सो इसका जो करेक्टर होगा बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ मेन डायगोनल में क्या है, cos थीटा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा। सो बेसिकली जो करेक्टर आएगा वो आएगा 1 प्लस 2 cos थीटा। तो जो करेक्टर होता है रोटेशन जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो मैट्रिक्स तो ये होती है और करेक्टर जो होता है वो कितना होता है, 1 प्लस 2 cos थीटा। तो इस तरह से सिर्फ अगर हमको ये पता है, अब होता क्या है ना, कभी मॉलिक्यूल में C1 लगाया जाता है, कभी C2 लगाया जाता है, कभी C3 लगाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग एंगल्स पर
हमको थीटा की वैल्यू रख के मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स आ गया। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें C2 अप्लाई होता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में C2 होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल में C3 होता है, किसी में C4 होगा, किसी में C5 होगा, अलग अलग कुछ हो सकता है। सो अब अगर C2 अप्लाई करा जा रहा है तो C2 का मैट्रिक्स क्या होगा? सो C2 के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। जो भी पॉइंट ग्रुप आप ले रहे हो, जो भी मॉलिक्यूल ले रहे हो, अगर आप उसका C2 ले रहे हो तो थीटा 180 होने वाला है, C3 अगर आप ले रहे हो तो थीटा 120 होने वाला है। तो उस तरह से हमको थीटा देखना पड़ेगा। बस हमको क्या करना है कि अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है तो Cn की जगह पर यहां पर C2 कर दो, n की जगह 2 रख दो, थीटा की जगह 180 रख दो, तो cos 180 sin 180 0 माइनस का sin 180 cos 180 डिग्री 0 0 0 एंड 1। सो अब हम वैल्यू रख देते हैं बस, तो मैट्रिक्स बन जाएगा। cos 180 की वैल्यू माइनस का 1 होती है, सो यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का 1। sin 180 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये 0, sin 180 0, सो दैट 0 हो जाएगा। cos 180 माइनस 1, ये 0 0 0 एंड 1। और साइन का कोई भी पाई हो वो 0 होता है। साइन का कोई भी पाई ले लो, यानी कि हम इन शॉर्ट हम ये लिख देते हैं, वैसे मैथमेटिक्स का वर्ड हो गया बट इसमें आ रहा है तो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं कि साइन का कोई भी पाई, साइन एन पाई 0 के इक्वल होता है। साइन का कोई भी पाई ले लो, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो वो सब का सब 0 ही आता है। सो दैट अगर मुझे इसका करेक्टर लिखना है तो इसका करेक्टर क्या आएगा? करेक्टर हम लिखने जा रहे हैं किसका? C2 का। सो C2 का जो करेक्टर आएगा दैट वाज -1 प्लस 1, इट विल बिकम्स माइनस का 1, इट विल बिकम -1। और जो हमने फॉर्मूला बनाया था उस फॉर्मूले से भी हम लिख सकते हैं कि जो करेक्टर का फॉर्मूला हमने बनाया था Cn एक्सिस के लिए दैट वाज 1 + 2 cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है, तो 1 + 2 cos 180, cos 180 कितना होता है? -1, सो 1 + 2 × -1, तो 1 - 2 becomes माइनस का 1। तो चाहो तो फिर मैट्रिक्स बना के निकाल दो, या फिर सीधा अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तभी भी आपका करेक्टर निकल कर आ जाएगा। सो ऐसे हम C3 भी निकाल सकते हैं, C4 भी निकाल सकते हैं। C3 में एंगल 120 होगा, C4 में एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स अगर बनाएं तो उसके मैट्रिक्स उसका करेक्टर, या फिर डायरेक्ट उस फॉर्मूले से आप करेक्टर लिख सकते हो, करेक्टर इससे लिख सकते हो। लेकिन अगर मैट्रिक्स बनानी है सो उस पर्टिकुलर केस पे एक और फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, चाहो तो इस फॉर्मूले से अप्लाई करो, अदरवाइज इससे भी ज्यादा एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो शॉर्ट ट्रिक है, वो भी देख लेते हैं कि अगर हमको C2 दिया जा रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स हमसे हर जगह नहीं पूछी जाती है, हमको जो सबसे ज्यादा नीड होती है वो करेक्टर की होती है। जितना भी हम आगे पढ़ेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, उन सभी में हमको ये C2 C3 के करेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे हम करेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट यहां पर मैं कुछ इस तरह से एक बॉक्स की फॉर्म में ले लेता हूं इसको, यहां पे Cn एक्सिस और यहां पे हम बात करें करेक्टर की। यहां पे Cn है और यहां पे करेक्टर है। तो फॉर एग्जांपल एक बार C2 लगाया आपने या फिर C3 लगाया, अदरवाइज यू कैन अप्लाई C4। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है करेक्टर निकालने के लिए फॉर C2 एंड C3 एंड C4, करेक्टर ये भी वैलिड है ओनली जब हम ट्रिक बनाते हैं, तो ट्रिक की कुछ वैलिडिटी भी होती है। ऐसा नहीं होगा कि ट्रिक हर जगह अप्लाई हो जाती है। मेनली इन्हीं का एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्टर ट्रिक वैलिड ओनली फॉर, यहां पे मैं लिख देता हूं इसलिए, वैलिड ओनली फॉर C2 C3 एंड C4। तो वो ट्रिक क्या होती है? करेक्टर इज इक्वल टू n-3, करेक्टर इज इक्वल टू n-3। अगर आपसे पूछा जा रहा है C2 का करेक्टर, अगर आपसे पूछा जा रहा है C2, तो n कितना है? 2 है, 2 - 3 कितना आएगा? -1। अगर आपसे पूछा जा रहा है C3 का करेक्टर, तो 3 - 3 कितना आएगा? 0। दैट मींस C3 का करेक्टर 0 होता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है C4 का करेक्टर, तो 4 - 3 विल बिकम्स 1, तो ये कितना आएगा? 1। तो ये ट्रिक है कि अगर आपको C2 C3 C4 का करेक्टर निकालना है तो सिर्फ n-3 कर दो। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, 1 + 2 cos थीटा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम n-3 कर दें तो डायरेक्ट करेक्टर निकलकर आ जाएगा। बट ये वैलिड सिर्फ C2 C3 C4 पे है। C5 पे अब जाओगे तो फिर आपको फिर एंगल का यूज करना पड़ेगा, ये फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला। इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि हमें एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए।
इसीलिए एग्जाम में जनरली C2 C3 4 पूछा जाता है और उसकी ट्रिक क्या है n-3। सो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जो बेसिक एग्जाम में हमें यूज करना है फंडामेंटल, वो तो ये कॉन्सेप्ट है, बट एकेडमिक लेवल जो एमएससी वाले बच्चे भी इसको देख रहे होंगे, सो दैट अब तो बीएससी लेवल पे भी जरूर हो गया, तो मैंने उसका डेरिवेशन पार्ट भी आपको समझा दिया है कि बेसिकली ये बनता कैसे है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये चीजें याद रखनी है कि इस तरह से हम करेक्टर को निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी तो ही एग्जाम क्वालिफाई होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो एक्सेस है उसका एक समरी टाइप जो होगा सिमेट्री एलिमेंट्स के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।